चलो भाई, तो लास्ट हमने कहाँ तक टॉपिक कवर कर लिया था गाइस? हमारी पूरी हो गई थी ना। क्या पढ़ा था हमने आखिरी टॉपिक? कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट जो टॉपिक था वो था हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, माइक अच्छे से कनेक्ट हो गया ना, कट करके आवाज से? माइक अंदर तक घुस गया था ना उसमें, हाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, मालूम पड़ा पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो गई, साउंड नहीं हो। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है गाइस हमारा पार्टनरशिप डीड। ठीक है, शुरू करें। फोटोज सबके पास आ गई हैं। पार्टनरशिप डीड, इफ एग्रीमेंट इज इन रिटिंग, if agreement is in writing and duly signed and registered with the registrar of firm under the Stamp Act, the document which contains term and condition of the agreement is called partnership deed। मतलब अगर आपने, जो मैंने आपको कल बताया था लास्ट लेक्चर में, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हमारा एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, राइटिंग फॉर्म में भी हो सकता है। तो अगर हमारा एग्रीमेंट राइटिंग फॉर्म में है और उसके साथ साथ हमने उस पर पार्टनर्स के सिग्नेचर कराए हैं और साथ ही साथ हमने जो रजिस्ट्रार है हमारा, रजिस्ट्रार के पास, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है, तो रजिस्ट्रार के पास जा करके हमने उसका रजिस्टर कराया है अपनी फर्म को। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को जिसको राइटिंग फॉर्म में रखा गया है, उस पर पार्टनर ने सिग्नेचर की और रजिस्ट्रार के सामने उसको रजिस्टर कराया गया है, तो ऐसे रिटन डॉक्यूमेंट को जिसमें टर्म एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 और 2 मार्क में। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड आपको समझ में आ गया कि इट इज अ एग्रीमेंट विच इज इन राइटिंग फॉर्म, है ना। और ना केवल राइटिंग फॉर्म में बल्कि उस पर सिग्नेचर भी होना चाहिए। वहीं आप किसी भी पेपर पे राइटिंग फॉर्म में अपनी टर्म एंड कंडीशन लिख लेते हो तो वो आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है। पार्टनरशिप डीड अगर राइटिंग फॉर्म में है, मतलब कोई डॉक्यूमेंट आपका एग्रीमेंट राइटिंग फॉर्म में है, तो केवल ना केवल राइटिंग फॉर्म में होना चाहिए बल्कि उस पर सिग्नेचर होने चाहिए, और ना केवल सिग्नेचर होने चाहिए बल्कि वो रजिस्ट्रार के सामने रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। और कौन से एक्ट में रजिस्टर होना चाहिए? स्टाम्प एक्ट, हमारा इंडियन स्टाम्प एक्ट एक, उसके अंदर रजिस्टर होना चाहिए, तब जाकर के आपका वो डॉक्यूमेंट पार्टनरशिप डीड कहलाएगा। क्लियर? आगे बात करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। याद रखिएगा, पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड कैन बी ऑल्टर्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। एक और बात हमें ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप डीड एक बार आपने बना ली तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले, ऐसा नहीं है। जब सारे पार्टनर्स चाहते हैं, जब भी उन्हें अपनी टर्म एंड कंडीशंस में चेंजेस करने की नीड फील होती है, तो सभी लोगों की सहमति से उसके अंदर ऑल्टरेशन किया जा सकता है। क्लियर? ये थी गाइस हमारी मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। दो द लॉ डज नॉट मेक इट कंपल्सरी फॉर एवरी फर्म टू हैव पार्टनरशिप डीड। मैं पहले भी बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर्स में कि पार्टनरशिप के लिए कोई भी लॉ नहीं है। ठीक है, तो किसी भी लॉ में ऐसा नहीं लिखा है कि पार्टनरशिप डीड का रजिस्ट्रेशन या किसी भी पार्टनरशिप के लिए ऐसा कंपलसरी नहीं है कि उसको पार्टनरशिप डीड मैनेज करनी है। बच्चे ध्यान से सुनेंगे क्योंकि कहानी बिगड़ जाएगी, फिर ध्यान रखना। इसमें रायता समटे नहीं समटेगा तुमसे, पेपर छूटता है। 80% जनरल स्टडी ये है कि पेपर छूटता है, और छूटने की एक ही वजह होती है। देखो, जो बात मैंने अपने पिछले बैच में बोली थी, मैं वही बात आपसे आज दोहरा रहा हूं। मेरी बात को ध्यान रखना। पिछले बैच में आप अपने बच्चों से, अपने सीनियर से पता कर सकते हो, यहाँ के बच्चों से। पिछले बैच में 30 बच्चे थे एक बार में, और उस बैच से मैंने एक ही बात बोली थी अप्रैल के महीने में कि देखो, मेरी बात को मजाक में मतलब बच्चे मुझ पर हंस रहे थे, और रिजल्ट ये रहा कि अगस्त में मेरे से 10 बच्चे ट्यूशन छोड़ गए बिकॉज ऑफ उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं उनको बोल रहा था कि रोज का काम रोज करना, तब तो मैंने रिकॉर्डेड क्लास भी नहीं दी थी, आज तो मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास भी दे रहा हूं। रोज का काम रोज करना है, पेपर छूट जाएगा बोर्ड में, और अगर पेपर को छुटाने से बचाना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप रोज का काम रोज करें, संडे संडे प्रैक्टिस करें, रिवीजन अपना लगाएं, और उसके लिए आप ध्यान से एक एक चीज सुने, क्योंकि न्यूमेरिकल, इतना पेपर न्यूमेरिकल ही आता है, और न्यूमेरिकल आप जब कर पाओगे जब आपके थ्योरी के कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे। तो आपको नींद नहीं लेनी है,
बेहोशी की दुनिया में नहीं रहना है, तेरे नाम नहीं बनना है, यहाँ फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी बैठना है सबको, और रोज एक्टिव रहना है और रोज पढ़ के आना है। अपने घर जाके इस वीडियो से नोट्स बनाने हैं, ये तो आपको मिलेंगे, पर अपनी लैंग्वेज में भी नोट्स बनाने हैं। डेली वीडियो देखनी है, रात को जब फालतू चीजें करने का मन कर रहा है तो कान में लीड लगाई और वीडियो सुननी है। सब्सक्राइबर तो आप बनी गए हमारे वॉच टाइम भी बढ़ेगा और आपके लिए बेनिफिट भी है। अब कान में लीड लगा के एक आदत बना लो, एक प्रण ले लो कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं आधे घंटे डेली सर की वीडियो देखूंगी रात में, और सुनूंगी नहीं, देखूंगी कान में लीड लगा के। क्योंकि और वो भी सोने से पहले, क्योंकि आपने देखा है ना कि जब हम दिन भर में जो सोचते हैं ज्यादातर केसेस में रात में वो हमारे सपने में आता है। ऐसा होता है ना, हम किसी पर्सन के बारे में सोच रहे होते हैं, कोई चला गया होता है, मर गया होता है, उसके बारे में ज्यादा सोच लेते हैं हम 2-4 दिन, तो वो चीजें हमें सपने में दिखाई देती हैं। ये सच है। तो अगर जब ऐसा है तो फिर हम इसी को क्यों ना फॉलो करें। हम सोने से पहले अपनी पढ़ाई सुन के सोए ना, रोज का कॉन्सेप्ट सुन के सोए ना सर का। शॉर्ट्स में जो बनाऊंगा उसको देख के सोए, क्योंकि इन्हीं को मैं शॉर्ट्स की शक्ल दूंगा। शॉर्ट में अभी तो मैं टेक्निकल लैंग्वेज आपके सामने बोल रहा हूं, शॉर्ट्स में मैं और इजी लैंग्वेज में डिलीवर करूंगा कंटेंट। तो आपके पास पूरे चैप्टर के, हर चैप्टर के कम से कम 400-500 शॉर्ट्स बनाऊंगा, 300-400-500, और पर डे बनेंगे 8-10 शॉर्ट्स। आज भी बनेंगे रात को, क्योंकि मेरे पास कंटेंट ही इतना है। तो आप मेरी बात समझ रहे हो। शॉर्ट सुन के सोने हैं और वीडियो को डेली सुन के सोना है। नियम बना लीजिए कि हमें आधे घंटे, चाहे हमें समझ में आ गया हो आज की पढ़ाई चाहे नहीं आई हो, अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। उन बच्चों ने अपनी बुद्धि लगाई थी, आधे बच्चे छोड़ गए, फिर बाद में वापस आए 2-3 महीने बाद, जब इधर उधर घूमे आए और कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि कोर्स ही इतना है। जितना डिले करोगे उतनी अपनी कब्र खोदोगे अपने हाथों से। पढ़ना भी टाइम से, ट्यूशन तो लगा ही लिया आपने, पढ़ना टाइम से है। कुछ नहीं होगा यहाँ बैठने से। मैं कोई भगवान नहीं हूं जो मैं आपको पास करा दूंगा, कोई सूरत में आप पास नहीं होंगे। 11th का रिजल्ट आपने देख लिया कितना सुंदर है। साल भर आए तो आपकी क्या हालत है, 5-6 महीने आए हो तो, क्योंकि आपको पता है कि आप आने के लिए आए हो, बस पढ़ने के लिए घंटा नहीं आए। मेरे यहाँ पढ़ने के लिए आए होते तो जो बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं उनके रिजल्ट्स भी निकल गए हैं, और जो बच्चे पढ़ने के लिए प्रॉपर नहीं आए हैं उन्होंने देख लिया अपना रिजल्ट कितना सुंदर है। और मैं गला फाड़ फाड़ के कहता था पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पर नहीं सुनी मेरी बात। अब वही मैं आज समझा रहा हूँ, बार बार मैं नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये 11th नहीं है 12th है, मेरा कोर्स ही इतना है कि मैं आपसे बात ही नहीं कर पाऊंगा 1 घंटे। इसलिए याद रखिएगा, डे 1 का मैसेज है कि पढ़िए, रोज का काम रोज करिए, शॉर्ट्स और वीडियो सुन के देख के सोइए। दिमाग में घूमेंगी वो चीजें, रूल्स घुसेंगे, पेपर में निकल के आएंगे, वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है ये। इसलिए डेली सुन के सोइए आधे घंटे नियम से वीडियो। ओके डन। तो आगे की क्या कहानी है? आगे क्या बेटा हमारा सिस्टम था कि इट इज डिजायरेबल टू हैव इट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। लॉ नहीं है, कोई पार्टनरशिप डीड कंटिन्यू करने की नीड नहीं है, कंपलसरी नहीं है, कोई ऐसा लॉ नहीं है, लेकिन हाँ कुछ रीजन है, कुछ बेनिफिट्स हो जाते हैं अगर हमारी फर्म के अंदर पार्टनरशिप डीड होती है तो वो क्या एडवांटेजेस है जो फर्म को मिल जाते हैं? दैट इज इट रेगुलेट्स द राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। क्योंकि कोई भी पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर से बाइंड उस तरीके से नहीं है कि कोई किसी पे हुक्म चलाए, तो फिर कैसे रेगुलेट होंगे? हमारी जो राइट्स हैं, हमारी जो ड्यूटीज हैं, हमारी जो लायबिलिटीज हैं, वो कैसे रेगुलेट होंगी? वो रेगुलेट होंगी हमारी पार्टनरशिप डीड से। क्योंकि अगर हमारी डीड बनी हुई होगी तो हम अपने राइट्स का यूज कर पाएंगे, हमें हमारी ड्यूटीज पता होंगी, हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लायबिलिटीज पता होंगी। ठीक है, तो रेगुलेट हो जाती है हमारी फर्म, हम लोग रेगुलेट हो जाते हैं, हमारी ड्यूटीज, हमारी लायबिलिटीज, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारे जो राइट्स हैं वो रेगुलेट हो जाते हैं। तो पार्टनरशिप डीड का वहां एडवांटेज है। सेकंड, इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग्स द पार्टनर्स। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है पार्टनर्स के बीच में तो ये वो भी दूर करता है। जैसे परसेंटेज को लेके हो जाए, मान लीजिए जब हमारी बात हुई थी 40% की हुई थी कि आपस में हम सृष्टि को 40% देंगे, लेकिन जब देने की बारी आई तो हमने सृष्टि को केवल 30% दिया। तो सृष्टि ने कहा सर बात तो 40% की हुई है। मैंने कहा बात तो ठीक नहीं है, कैसे क्या सबूत है? तो अगर हमारे पास डीड होएगी, लिखित में वैलिड डीड होएगी, तो हम जस्टिफाई इनके साथ कर सकते हैं या इनके साथ इंसाफ हो सकता है। तो ये वहां भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने में भी डीड काम आती है। क्लियर हो रहा है? आगे, एनी डिस्प्यूट among the partners may be settled easily as the partnership deed may be readily referred मतलब easily, readily in the sense easily, मतलब कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वहां भी पार्टनरशिप डीड बड़े आसानी से उसको दूर कर देती है। पहले तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट में फर्क होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में सुलझ गई और डिस्प्यूट तो भैया लड़ मरे, कोर्ट में पहुंच गए। तो ये पार्टनरशिप डीड जो होती है ना, वो कोर्ट में एविडेंस का काम करती है।
अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है और इतना बढ़ जाता है कि कोर्ट वोट तक जा रहा है, तो आप इसका रेफरेंस, वहां ये डीड रेफरेंस के रूप में काम करती है। इजीली, रीडीली, इजीली वो आप उसको रेफरेंस के रूप में दिखा सकते हो। क्लियर है? तो गाइज ये कुछ एडवांटेजेस थे। नाउ वी आर गोइंग टू टर्न अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि हमारी पार्टनरशिप डीड का कंटेंट क्या होना चाहिए। जो हमने डीड बनाई है उसका कंटेंट क्या है बेटा, सुनिए। फर्स्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, नेम्स, डिस्क्रिप्शंस एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स। मतलब जो हमें पार्टनर्स जो है हमारे, हमें उनका नेम, सारे पार्टनर्स के नेम लिखने होते हैं डीड पर, उनके बारे में पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिखनी होती है, और जो भी उनके एड्रेसेस हैं वो हमें मेंशन करने होते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर। गॉट इट? सेकंड कंटेंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, जो भी हमारे फर्म का नेम है, हमारी फर्म के एड्रेसेस हैं, एक ऑफिस है तो उसका एक से ज्यादा ऑफिस है तो उनके सारे एड्रेसेस हमें मेंशन करने होते हैं डीड के अंदर। तीसरा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस मतलब जो हमारा हेड ऑफिस है, जो मेन ऑफिस है उसका स्थान। उसके अलावा बाकी जो वो है वो तो हमने एड्रेस में लिखी दी है, बाकी प्रिंसिपल प्लेस भी हमें मेंशन करना होता है कि भैया इसका हेड ऑफिस जैसे दिल्ली में है तो वो। ठीक है, क्लियर हो गया? नेचर ऑफ बिजनेस, द टाइप ऑफ बिजनेस द फर्म प्रपोजेस टू डू। तो क्या टाइप्स हैं जो फर्म, किस तरह का बिजनेस, किस नेचर का बिजनेस हमारी फर्म करेगी वो हमें मेंशन करना है। हम होलसेल बिजनेस करेंगे, रिटेल बिजनेस करेंगे, लार्ज स्केल पर करेंगे, स्मॉल स्केल पर करेंगे, किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं हम, किन चीज़ों का बिजनेस करें, वो सारी चीज़ें, नेचर ऑफ बिजनेस हमें मेंशन करना होगा पहले से ही डीड में। गॉट इट सर? आगे कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप अपने कब शुरू की है वो डेट उसमें मेंशन होना जरूरी है। इसके अलावा कैपिटल कंट्रीब्यूशन, द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। हर एक पार्टनर को कितनी कितनी कैपिटल लगानी है ये भी उसमें पहले से लिखना हमें पड़ेगा। वेदर द कैपिटल अकाउंट्स शुड बी फिक्स्ड और फ्लक्चुएट, शैल बी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। और इसके अलावा एक और चीज हमें ध्यान से देखनी है कि जो कैपिटल है, जो हम कैपिटल लगाएंगे वो फिक्स्ड होगी या फ्लक्चुएटिंग होगी। अभी ये क्या होता है, देखिए पार्टनरशिप के अंदर दो तरीके से कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, या तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड से या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। डिटेल में हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही कि हमारा जो कैपिटल का मेथड होएगा वो भी हमें उसमें मेंशन करना है कि वी आर गोइंग टू अडॉप्ट अ फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, अमाउंट कितना लगाएगा पार्टनर वो भी, और मेथड कौन सा होगा कैपिटल का वो भी। अकाउंटिंग पीरियड, द पीरियड आफ्टर विच द फाइनल अकाउंट ऑफ द फर्म आर टू बी प्रिपेयर्ड, वो टाइम बताना है जिस टाइम के बाद हमारा फाइनल अकाउंट बनाए जाएंगे। नॉर्मली अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। वैसे हम लोग हर बार 31 मार्च तक अपने खाते बंद कर देते हैं, बिकॉज एवरी एंटिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन, लाइक एवरी एंटिटी मस्ट सबमिट द रिटर्न ऑफ इनकम ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। 31 मार्च तक अपनी इनकम के रिटर्न्स हमें सबमिट करने ही करने होते हैं। मालूम है नहीं वाली बात की नहीं मालूम है? 31 मार्च तक, देखिए आपको पता होना चाहिए, मैंने शायद पहले भी बताया है, 31 मार्च तक आपको अपने रिटर्न्स, अपनी इनकम का रिटर्न, अपनी इनकम पर जो टैक्स लगना है उसकी वो इनकम आपको सबमिट करनी होती है, बतानी होती है, उसका पूरा नक्शा बना करके। और बाकी उस पर जो टैक्स पे करने की डेट होती है वो 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक होती है। ठीक है, जून बताया था जुलाई बताया था पहले? चलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, जुलाई होती है वैसे, चलिए देख लेंगे एक बार, रिकन्फर्म कर लेंगे। मतलब आपको 31 मार्च तक अपनी इनकम को रिटर्न, अपने इनकम पर वो करना होता है। जून होती है बेटा, 1 जुलाई से फिर टैक्स लग जाता है। ठीक है, 30 जून तक आपको अपना रिटर्न भरना होता है। और अगर कुछ गलती होगी तो मैं आगे वाली वीडियोस में डिस्क्लेमर दे दूंगा इसके बारे में। आगे क्या है बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वैसे 31 जुलाई होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ अलाउड ऑन कैपिटल। अगर किसी पार्टनर को आप इंटरेस्ट दोगे उसकी कैपिटल पर, या सभी को दोगे या कुछ को दोगे, तो वो कितनी इंटरेस्ट आप दोगे इफ अलाउड। एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ अलाउड, अगर देनी है इंटरेस्ट तो कितनी देनी है वो भी आपको मेंशन करना है। नहीं देनी है तो बात ही खत्म हो जाती है, नहीं देनी है तो भी मेंशन करो, और देनी है तो कितनी देनी है वो सब आपको मेंशन करना है पहले से ही। ड्रॉइंग्स, हाउ मच अमाउंट द पार्टनर इंटाइटल टू विदड्रॉ द पर्सनल यूज, पार्टनर कितना पर्सनल यूज के लिए विदड्रॉ करेंगे ये भी आपको मेंशन करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ टू बी चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग्स,
रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ टू बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग, अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो उससे हम कितनी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उसकी ड्राइंग्स पर, वो भी हमें पहले से मेंशन करना होगा अपनी डीड में। आगे की बात करें, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर टू द फर्म, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो हम उसको कितनी इंटरेस्ट उसके लोन पर, फर्म उसको कितनी इंटरेस्ट उसके लोन पर प्रोवाइड कराएगी वो भी मेंशन करना है। क्लियर है, लर्न करनी है सारी चीजें। इसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द रेशियो इन विच द प्रॉफिट और लॉसेज आर टू बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स, जो रेशियो है वो जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये भी हमको ध्यान देना है। ठीक है, ये भी हमें उसमें मेंशन करना है डीड में। आगे, रेम्युनरेशन टू पार्टनर, अमाउंट ऑफ सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा इफ पेबल टू एनी पार्टनर फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, अगर कोई पार्टनर फर्म में कुछ एक्स्ट्रा अफेयर्स कर रहा है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस में मतलब अफेयर्स ऑफ बिजनेस को कंडक्ट कर रहा है, तो इसके लिए उसको हमें सैलरी, कमीशन या जो भी रेम्युनरेशन है वो देना है, तो वो देना है या नहीं देना है, और देना है तो कितना देना है, ये सारी चीजें हमें पहले से अपनी डीड में मेंशन करके चलनी है। आगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। गाइज आपको पता ही है पार्टनरशिप का मतलब ये है कि फर्म के अंदर पार्टनर्स होते हैं, तो गाइज जब पार्टनर्स होते हैं तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप कुछ नए पार्टनरों को शामिल करें अपनी फर्म में, एडमिशन करें पार्टनर्स का, हो सकता है आप अपने पार्टनर्स को, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसमें से कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के चला जाए, रिटायरमेंट हो जाए उसका, या हो सकता है कुछ पार्टनर्स की या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए। तो इन कंडीशंस में आपको क्या करना होगा, आपको गुडविल का वैल्यूएशन समझना पड़ेगा कि उस समय आपको जो गुडविल का वैल्यूएशन करना है वो किस मेथड से करना है। वैसे मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बता दूं कि गुडविल का वैल्यूएशन करना ही क्यों है उस समय, उसके पीछे वजह ये होती है, लाइक जैसे मैंने अभी प्रीवियस बैच में भी बताया था कि जैसे मान के चलिए भाई अब 3 पार्टनर हो, चंगू मंगू पंगू, ये 3 पार्टनर है ना, इन्होंने अपनी एक फर्म बनाई और 3 साल तक इन्होंने अपनी फर्म को अच्छे से मेंटेन किया। अब लग रहा है कि जो पंगू है वो थोड़ा पंगू ज़्यादा है, उसकी वजह से फर्म चल नहीं पा रही है, तो एक और पार्टनर की हमें नीड फील हो रही है, क्योंकि पंगू को हमने मैनेजमेंट संभालने का काम दिया था। पंगू इज नॉट एफिशिएंट फॉर हैंडलिंग द मैनेजमेंट एक्टिविटीज, ठीक है, दैट्स वाई हमें एक और पार्टनर की नीड फील हो रही है, तो एक भंगू पार्टनर और ले आए हम ना, चौथा पार्टनर नहीं, गंगू, ये ज्यादा अच्छा पार्टनर है ना, एक चौथा पार्टनर ले आए गंगू, है ना, तो एक गंगू पार्टनर लेके आए हम। तो अब गंगू को लेके आए तो देखो क्या उसका इंपैक्ट होगा भाई, जो पहले से चंगू मंगू पंगू अपने पार्टनर थे, उन्होंने बहुत मेहनत करके जीरो से हीरो बनाया फर्म को। अब गंगू आया और डे 1 से ही उसको एडवांटेजेस मिलने शुरू हो गए, उसकी भी वही इमेज हो गई मार्केट के अंदर जो तीनों की थी पहले से, है ना, क्योंकि वो गंगू भी तो फर्म का पार्ट हो गया ना। तो इस वजह से मतलब जो सारे उसको भी बना बनाया फील्ड मिल गया, जो भी सेल होगी उसमें प्रॉफिट आएगा, उसमें उसका भी शेयर आ गया, तो ये सब एडवांटेजेस उसको मिल रहे हैं। तो उसके बदले जो पुराने पार्टनर्स हैं तो वो लोग उनसे क्या मांगते हैं, थोड़ा सा कुछ एडवांटेज मांगते हैं अपने लिए, है ना, कुछ कंपनसेशन मांगते हैं। तो उस कंपनसेशन को हम लोग बोलते हैं गुडविल। जो नया वाला पार्टनर इस एडवांटेजेस को लेने के बदले करेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नया वाला पार्टनर कैपिटल लेकर के आ रहा है तो काम खत्म, क्योंकि कैपिटल तो आप तीनों ने भी लगाई थी ना बिजनेस में। तो फिर इसने क्या अलग किया, गंगू ने क्या करा, गंगू को बना बनाया मार्केट मिल रहा है, प्रॉफिट पहले से तैयार मिल रहा है, क्योंकि कस्टमर तैयार है, हर साल सेल करते हैं, हर साल प्रॉफिट आता है, तो आपको तो पकी पकाई खिचड़ी मिल रही है। तो इसलिए आपको इनको कंपनसेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग आपको अपने हिस्से में से प्रॉफिट देंगे, ठीक है ना। ऐसे ही रिटायरमेंट के टाइम पे होता है, तो एडमिशन के टाइम पर गुडविल की जरूरत पड़ती है। तो वो किस मेथड से कैलकुलेट करनी है वो हमारा अगला चैप्टर है। कई सारे मेथड्स हैं, 4-5 मेथड्स होते हैं, 3-4 मेथड्स हैं, तो उनको हम वहां पढ़ेंगे। इसी तरीके से बेटा हमारा एक रिटायरमेंट के टाइम पर होता है, नींद नहीं लीजिए, बी एक्टिव अलर्ट, एक हमारा रिटायरमेंट के टाइम पर होता है। रिटायरमेंट के टाइम पर भी हमको गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि 4 पार्टनर में से एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है, तो जो पहले 3 पार्टनरों को मिलता था, चारों पार्टनरों में बंटता था बेनिफिट, अब वो केवल 3 में बटेगा, तो डेफिनेटली सब लोगों के हिस्से में पहले के कंपैरिजन में ज्यादा आएगा। तो इसके बदले वो जाने वाले पार्टनर को थैंक तो करेंगे, कंपनसेट तो करेंगे, तो वहां भी गुडविल के रूप में कंपनसेट किया जाता है। तो इन सब कारणों से डेथ में भी यही होगा। अब डेथ में वो मरने वाला तो आएगा नहीं कि उसकी आत्मा आ जाएगी नीचे उतर के कि दे हो पहले मेरा हिस्सा दो तब मैं ऊपर जाऊंगा, ऐसे नहीं होगा ना। तो वो फिर उसकी जो विधवा होगी हाय हाय करती हुई आएगी, दे मेरे
मेरा पति मर गया पैसा दो, है ना, तो उसकी एग्जीक्यूटर, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटर। तो जो भी डिसीज्ड या डिगीज्ड पार्टनर होगा उसकी एग्जीक्यूटर होगी, यह होगा उसका एग्जीक्यूटर, जो भी पर्सन होगा उस पर्सन को भी हमें गुडविल का पैसा देना पड़ेगा। बिल्कुल ही वेला होगा तो हम क्यों बनाएंगे पार्टनर ऐसे नल्ले वेल्ले को? तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, वहाँ बात खत्म हो जाती है। अगर कोई है ही नहीं लेने वाला तो फिर जाओ, फिर तो ऐसे पार्टनर को पहले मारेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अपवाद तो हर जगह होते हैं लाइफ में। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ असेट्स। द मैनर इन विच द असेट्स ऑफ द फर्म शैल बी वैल्यूड इन केस ऑफ इट्स रिकंस्टिट्यूशन। तो मतलब जब देखो रिकंस्टिट्यूशन, एक नया वर्ड आपके सामने आया। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब है कि पुनर्गठन। हिंदी तो मतलब आपसे मतलब नहीं करती कोई, पर फिर भी समझ लो। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब होता है बेटा जब जब रेशियो चेंज होएगा, जब रेशियो चेंज होएगा तब रिकंस्टिट्यूशन माना जाएगा पार्टनरशिप फर्म का। रेशियो का चेंज होना ही रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। समझ रहे हो? अब रेशियो क्यों चेंज होएगा? अब भाई अभी मैंने बताया ना, एडमिशन, अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो क्या अब भी तुम तीनों तो नहीं लेते रहोगे भैया, तुम्हें थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इन फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर, तभी तो उसका स्थान बनेगा। तुम पहले तीनों 100% आपस में बांट रहे थे, अब चौथे वाले को 20% देना है नए वाले को, तो कहां से दोगे? थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि नहीं अपने प्रॉफिट शेयर में से। तो यानी कि एडमिशन के टाइम पर रेशियो चेंज होता है। तो द सिचुएशन व्हेन अ न्यू पार्टनर एडमिट इन अ फर्म, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अ टाइप ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। दिस इज अवर थर्ड वन चैप्टर इन द सीरीज ऑफ पार्टनरशिप, है ना। हम कुछ अपकमिंग लेक्चर्स में इसको पढ़ेंगे कि क्या होता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो मैं आपको बस एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं अबाउट रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, कि एडमिशन के टाइम पर भी रेशियो चेंज होता है, क्योंकि मैंने आपको एक की पॉइंट बता दिया है, रेशियो चेंज, समझो रिकंस्टिट्यूशन। अब वो सर्कमस्टांसेस हो गई कि रेशियो कब कब चेंज होता है, एडमिशन के टाइम पर, रिटायरमेंट के टाइम पर। रिटायरमेंट में कैसे, एक पार्टनर जा रहा है तो उसका हिस्सा आप लोगों में बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा। अब आपको बढ़ के हिस्सा मिला करेगा आगे से, तो वो भी आपका पुराना रेशियो चेंज हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो अ पोजीशन ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इसी तरीके से किसी पार्टनर की डेथ हो रही है ना, इसी तरीके से ये कुछ सर्कमस्टांसेस है। तो जब जब रिकंस्टिट्यूशन होता है तब हम अपनी असेट्स को, भाई रिकंस्टिट्यूशन के बाद हमारी नई बैलेंस शीट बनेगी, तो उस समय आप अपनी असेट्स को किस प्राइस पर रखेंगे? जो ईयर आफ्टर ईयर जो बुक वैल्यू में से डेप्रिसिएशन घटा करके ला रहे थे, हिस्टोरिकल प्राइस उस पर रखेंगे, कि उस समय जो उस असेट्स की मार्केट वैल्यू है उस पर रखेंगे? तो ये हमें पहले से डिसाइड करके रखना है कि वैल्यूएशन ऑफ असेट्स का मैनर क्या होगा, वो हमें पहले ही मेंशन करके रखना होगा अपनी पार्टनरशिप डीड में, ताकि कोई डिस्प्यूट्स के चांसेस कम से कम रहे। ठीक है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं गाइस? कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, सो मच जियो। इसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर, उनकी क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, क्या लायबिलिटीज है, वो भी हम सब मेंशन करके चलेंगे उसके अंदर। इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज वेदर इट इज फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड और फॉर अ वेंचर और एट अ विल। ये जो पार्टनरशिप है वो जो मैं आपको पहले के लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ, ये वाली बातें, कि वेंचर के लिए, वेंचर मतलब किसी पर्टिकुलर काम के लिए आपने पार्टनरशिप की, वो टारगेट पूरा हो गया तो पार्टनरशिप खत्म हो गई। एक डायलॉग था ना, काम खत्म बंदा खत्म, ये किसी मूवी में का डायलॉग था, काम खत्म बंदा खत्म। अब पता नहीं कौन सी मूवी का था। और एक और मूवी का, गोविंदा की मूवी का डायलॉग था एक जमाने में, मैं जब तक काम नहीं होता, जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक उस बंदे को मारता नहीं, जिसमें डबल रोल था गोविंदा का, रवीना टंडन की मूवी थी। जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक मैं बंदे को मारता नहीं, और जब काम खत्म हो जाता तब मैं बंदे को जिंदा छोड़ता नहीं। किसी उसने क्या हो रहा है, किसी उसने क्या बोलते विलन ने, किसी विलन ने डायलॉग मारा था, शायद अखियों से गोली मारे, ऐसा कोई पिक्चर थी शायद, पता नहीं कौन सी थी। नहीं, और भी बहुत सारी मूवी है, सैंडविच याद आएगा तो चर्ची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, तो मतलब ये है कि हमारा, चलिए बस कम टू द पॉइंट प्लीज। तो जो वेंचर है वो, या तो वेंचर के
वेंचर बेसिस भी होती है आपकी पार्टनरशिप, और पीरियड बेसिस भी होती है। पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपने रखिए 3 साल के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, फिर अपने अपने रास्ते नप लेंगे, ठीक है, और विल जब मर्जी होगी बंद कर देंगे इच्छा पे। तो जो भी है वो आपको, वो जो भी चीज़ है आपकी अबाउट योर पार्टनरशिप, वो आपको पहले से उसके अंदर मेंशन करनी है, ठीक है। द मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर आपको अपनी पार्टनरशिप खत्म करनी है तो उसका मोड क्या है, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के भी कई सारे मोड्स होते हैं। एक होता है जनरल डिसोल्यूशन, आसानी से मन कर रहा है, सब लोगों ने अपनी सहमति से चीज़ें बंद कर दी, काम खत्म। एक होता है बाई कोर्ट, कुछ आप इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई एक पार्टनर या सारे पार्टनर इलीगल कुछ करने लगे तो कोर्ट ने फर्म को बंद करने का आदेश दे दिया। बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है इंसॉल्वेंसी, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, उस वजह से हमें बंद करना पड़ा है, तो बहुत एक या एक से ज़्यादा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, तो दीज आर दी मोड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशंस, तो वो सब हमें पहले से मेंशन करना होगा। और गाइस जहाँ तक मुझे पता है इस बार आपके कोर्स में कुछ कट तो नहीं है, सब कुछ है। ये छोटी से छोटी सूक्ष्म आवाज भी रिकॉर्ड करता है। इसके बाद ऑडिटिंग, वेदर द फर्म्स बुक विल बी ऑडिटेड और नॉट, क्या फर्म की बुक्स को ऑडिट कराना है या नहीं। आप जानते हो ऑडिट क्या होता है, क्या होता है ऑडिट? ऑडिट का मतलब होता है जो हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स है ना, उनको वेरीफाई कराना बाय बाउचर्स। मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। लाइक जैसे मान लीजिए मैंने कोई एंट्री उसमें डाली अपने जर्नल में कि मैंने 1 लाख रुपए की एसेट्स खरीदी, तो मैंने उसकी जर्नल बना ली, मैं फर्म हूँ, मैंने उसकी जर्नल बना ली, मैंने उसकी लेजर बना ली, ठीक है, मैंने उसकी जर्नल बना ली, मैंने उसको लेजर में पोस्ट कर दिया, फिर ट्रायल बैलेंस बना लिया, फाइनल अकाउंट बना दिया, बैलेंस शीट बना दी, टांग दी। इस तरीके से मैंने कुछ एंट्रीज डाली हुई हैं। अभी क्या हुआ, तो अभी मैंने वो बैलेंस शीट लोगों में पब्लिश की, क्योंकि ज़्यादातर फर्म्स होती हैं या जो कंपनीज होती हैं वो अपनी बैलेंस शीट को उन लोगों में पब्लिश करती हैं जिन लोगों से उनको काम होता है। भाई मुझे अगर उधार चाहिए, हमारी फर्म को उधार चाहिए, तो हमें लैंडर को दिखानी पड़ेगी ना अपनी बैलेंस शीट। लैंडर कहेगा लाओ दिखाओ ना एक जरा क्या सिचुएशन है, लेकिन लैंडर की बोहें ऐसे वो इमोजी की जैसे तन जाएंगी, जो ऐसे कुछ होता है इमोजी एक, वैसी उसकी बोहें तन जाएंगी कब, जब आप यार की मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ सीधे बढ़ना एंटी एंगल पे, तो उसकी बाहें तन जाएंगी जब बेटा भूल गया मैं रेडी का आया था बेसिकली, तो बाहें तन जाएंगी उसकी जब कब, मतलब वो बड़ा डाउट में आ जाएगा, बंदा आ सकता है डाउट में जब आपकी बैलेंस शीट या जो आपके बुक ऑफ अकाउंट्स है, जो आपकी रिपोर्टिंग शीट जो है वो ऑडिटेड नहीं होगी, तो वेरीफाइड नहीं होगी। ऑडिट अगर आपने नहीं कराई होगी तो लोगों को ट्रस्ट थोड़ा कम होगा आपके ऊपर, क्योंकि फिर इसका मतलब ये हो गया कि आपने अपने अकाउंटेंट से अपने हिसाब से चीजें उसमें शो करवाई हैं। लेकिन ऑन दी अदर एंड अगर आपने उसकी ऑडिटिंग कराई होगी तो क्या होगा, ऑडिटर आएगा। आप जानते हो ऑडिट का काम कौन करता है? ऑडिट का काम चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, और किसी को राइट्स नहीं है राइट नाउ, सीए ही है ज़्यादातर वो जो ऑडिट का काम करते हैं, है ना। मेजर केसेस में कुछ मेजर अकाउंटेंट होते हैं वो भी कर सकते हैं, बट एक जनरल बात मैं बता रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं वो ऑडिट का काम कर रहे होते हैं, तो उनको बुलाया जाएगा, फिर वो वेरीफाई करेंगे। जैसे आपने लिखा कि 1 लाख रुपए की फिक्स एसेट्स खरीदी, वो बाउचिंग से, क्योंकि जब आप कोई चीज़ खरीदते हो तो उसका बाउचर भी तो होगा आपके पास, तभी तो आप लोग वहां देखते नहीं थे इनवॉइस नंबर लिखा रहता था 42, 55। उसका क्या मतलब होता था कि उस बुक में आप जाकर के इस पेज नंबर पर देखिए एंट्री का वाउचर वहां है, वो वाउचर नंबर लिखा होता है हर एक एंट्री के आगे। तो इससे क्या होगा कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट उसकी वाउचिंग करेगा, देखेगा कि ठीक है, मिलान करेगा और ओके है तो एंट्री वेरीफाइड कर देगा, और लास्ट में सब चीज़ों को चेक करने के बाद अपनी स्टैंप लगा देगा, अपना नंबर लिख देगा, आर्टिकल नंबर जो भी होता है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। इससे सामने वाले को हमारी अकाउंट्स पे, जो हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स है उन पर ट्रस्ट बनेगा कि हाँ वेरीफाइड है, क्योंकि सीए की इज्जत भी तो दाव पे लगी हुई है भाई। जो हमारा अकाउंटेंट है, जो हमारा ऑडिटर है, अकाउंटेंट नहीं ऑडिटर है, उसकी भी तो इमेज दाव पे लगी है, उसका भी तो रजिस्ट्रेशन नंबर है, कैंसिल हो जाएगा नहीं तो अगर गलत कुछ हुआ तो इस वजह से ऑडिट कराने से एडवांटेजेस बहुत सारे मिलते हैं। हमें लोन लेने में आसानी रहती है, हमें इन्वेस्टमेंट लोग अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी फर्म में इन्वेस्टमेंट करें तो उसके लिए भी हम लोगों को आसानी से मना सकते हैं, लोगों का ट्रस्ट आसानी से पा सकते हैं। और ये वही ऑडिट भी तो वही कराएगा जो ईमानदार होगा। जो गड़बड़ आदमियों को वो अपनी फर्म कैसे ऑडिट करा लेगा? फर्जी चीज़ें दिखाएगा उसके अंदर, तो है ना। प्रॉफिट को कम करने के लिए फर्जी एक्सपेंसेस दिखाएगा, क्योंकि इसी सीए आएगा वो तो कहेगा दिखाओ, अच्छा 2 लाख रुपए की डेप्रीसिएशन, देखा कौन से मेथड से डेप्रीसिएशन लगा रहा है, अच्छा 1 लाख रुपए का रेंट पे किया, देखा बाउचिंग का है, स्लिप देखा, क्योंकि हर चीज़ की स्लिप होती है फर्म में, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। तो फिलहाल मैंने एक हल्का सा अबाउट ऑडिटिंग बताया था आपको, बाकी ग्रेजुएशन में आप पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन में पूरा एक सब्जेक्ट है, बीवी एमबी वगैरह में ये सब्जेक्ट होता है ऑडिटिंग। तो आगे हम लोग बोलते हैं वेदर द फर्म्स बुक विल बी ऑडिटेड और नॉट, फर्म की बुक्स ऑडिट कराई जाएंगी या नहीं, कोई दिक्कत? फर्म की बुक्स ऑडिट कराई जाएंगी या नहीं, ये भी हमको
मेंशन करना है उसके अंदर अपनी डीड में। सीधे रहिए, नो नीड टू टेक स्लिप। इफ सो द मोड ऑफ ऑडिटर्स, इफ सो अगर हाँ आप करा रहे हैं तो द मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट, आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि ऑडिटर को किस तरीके से आप अपॉइंट करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर पूरे एक स्ट्रेटेजी है ऑडिटर को अपॉइंट करने का तरीका, वो आपके कोर्स में नहीं है। दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑडिटिंग, है ना। और हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं ना कि ऑडिटिंग। तो बस इतना ध्यान रखना है कि अगर है मतलब हमने एक बात पढ़ ली है कि एक क्लॉज पढ़ लिया है कि मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर भी हमें उसके अंदर मेंशन करना होता है, किस तरीके से हम अपने ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे ऑडिटिंग के लिए। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, the manner in which the amount due on the retirement or death of a partner will be calculated and the manner in which it will be paid। अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है, अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जो उसको एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट और एट द टाइम ऑफ हिज डेथ द अमाउंट विच इज पेबल टू अ रिटायरिंग पार्टनर एट हिज रिटायरमेंट, या द अमाउंट विच इज पेबल एट द टाइम ऑफ हिज डेथ टू हिज एग्जीक्यूटर। तो वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है, ये भी हमें पैटर्न उसमें लिखना होगा, क्या क्या चीज़ें डेबिट करनी है, क्या क्या चीज़ें क्रेडिट करनी है, ताकि उसका एक अमाउंट निकल के आ सके जो हम उसको या उसकी विधवा को देंगे, ठीक है ना। और ये हो गया कि हाउ टू कैलकुलेट। और दूसरा इसमें लिखा हुआ है एंड द मैनर इन विच इट विल बी पेड, और वो तरीका भी बताइए जिस तरीके से हम उसको पे करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी बताइए, और कैसे पेड करेंगे वो भी बताइए। The manner in which accounts of partners shall be settled at the time of dissolution of the firm। और बाई चांस अगर आपकी फर्म डिसॉल्व हो रही है, खत्म हो रही है आपकी पार्टनरशिप, तो उस समय आप अपनी पार्टनरशिप के खत्म होने पर अपने अकाउंट्स को कैसे सेटल करेंगे, किस तरीके से पैसा, जब आप अपने एसेट्स को बेचेंगे तो पैसा आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लायबिलिटीज के पेमेंट में को किस तरीके से, किस ऑर्डर में लायबिलिटीज का, क्योंकि इसे बोलते हैं पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन। ये यूपी बोर्ड में कॉन्सेप्ट है, सीबीएसई में नहीं है। पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन एक पूरा चैप्टर है इनके ऊपर, इसके ऊपर कि किस तरीके से हमारे पास ग्रेजुअली, मतलब जिस तरीके से धीरे धीरे हमारे पास एसेट्स बिकेंगी, क्योंकि आज आप डिसोल्यूशन कर रहे हो मतलब ये तो नहीं है ना कि डे वन पे ही आपकी सारी एसेट्स बिक जाएंगी, कि इतने तुम सुंदर हो कि सभी चीजें तुम्हारी एक ही दिन में बिक जाएंगी, मशीन भी तुम्हारी उसी दिन बिक गई, डेटरों से भी तुमने पूरा कलेक्शन उसी दिन कर लिया, जिस दिन तुमने सोचा कि आज मैं फर्म बंद कर रहा हूँ, ओए बेटे मशीन बिक गई, ओए बेटे बिल्डिंग बिक गई। व्हाट इज दिस यार, टाइम लगता है, दिस इज द टाइम टेकिंग प्रोसेस, ठीक है ना। धीरे धीरे तो बिकेंगी, एक एजेंट रखना पड़ेगा, वो धीरे धीरे बिकवाएगा, स्टेप बाय स्टेप पेमेंट आएंगे, फिर जैसे जैसे ग्रेजुअली जैसे जैसे अमाउंट कलेक्ट होगा उसी तरीके से हम सीक्वेंस वाइज लायबिलिटीज का पेड ऑफ करते जाएंगे। फिर एट लास्ट जो बचेगा या तो लॉस होगा, अगर पूरा पैसा नहीं मिल पाया तो, लायबिलिटीज से कम असेट्स से वसूल हुए तो फिर वो लॉस झेलना पड़ेगा, पार्टनर्स को अपने घर से लाना पड़ेगा, यही तो पार्टनरशिप है। और अगर नहीं हुआ लॉस तो प्रॉफिट बचा सारे पेमेंट्स करने के बाद, तो भैया किस तरीके से उनमें बांटा जाएगा। ये नहीं कि तुझे पहले तू ज़्यादा सुंदर लग रहा था तो तुझे ज़्यादा देंगे, तूने कम सुंदर लग रहा था तो कम देंगे, ऐसा नहीं। वो जो भी उनका पैटर्न है, बट मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा आपको, क्योंकि आपके टॉपिक का पार्ट नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया क्योंकि जो मैं थ्योरी आपको दे रहा हूँ उससे आप रूबरू होने चाहिए। और ये ध्यान रखना, इससे बाहर आपकी ना एनसीईआरटी में कुछ है, अब कितना भी होशियार बन के पढ़ना, मैं आपको बोल रहा हूँ पढ़िए, अब कुछ भी पढ़ लेना, ऐसा कोई वर्ड ना टीएस ग्रेवाल के अंदर है इन नोट्स के अलावा, क्योंकि आपसे 10 बार मैं पढ़ चुका अपनी आगे पढ़ के, अभी क्रैश कोर्स में 5वीं बार पढ़ा था मैंने ये नोट्स। ना कोई वर्ड बचा है टीएस ग्रेवाल के अंदर, ना डीके गोयल के अंदर कोई वर्ड बचा है, नॉट अ सिंगल वर्ड जो मेरे नोट्स में ना हो और यूजफुल हो, और ना एनसीईआरटी में कोई वर्ड बचा है, इवन अ वर्ड। हाँ बस एमसीक्यूज वगैरह रह गए हैं, समरी रह गई है, वो मैं इस बार और इसमें एड ऑन करूंगा पढ़ करके, तो कुछ नहीं बच रहा इन नोट्स के अलावा जो आपको पढ़ना चाहिए। बट फिर भी आप अपने आराम से पढ़ सकते हो, बट ये नोट्स अपने आप में कंप्लीट हैं, एक सिंगल लाइन इस आपके मतलब की जो हो और इसमें ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ढूंढ के दिखाओ। सर आप इसकी हार्ड कॉपी दोगे? बिल्कुल देंगे, लेकिन अभी नया बुक आप मेरे को यहाँ पे टेबल पे ला के दोगे, उससे इसको, ये लास्ट ईयर के नोट्स हैं, वेरीफाई करने के बाद। देखो याद रखना, मैंने पहले भी बोला था, उस दिन भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि एकदम से नोट्स मैं आपको नहीं दूंगा। क्यों? मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, आपका ग्रुप है वैसे आपको बना हुआ, स्टॉप हो गई? सर स्टॉप कर दो। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यूज, ठीक है। तो वहाँ तो आपके पास ऑप्शन होता है आगे बढ़ाने का। तो आप मेरी बात समझो कि नोट्स आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बाद में मुझे कुछ करेक्शन करना हुआ और फिर मालूम पड़ा मैंने तो थोक में प्रिंट करा दी। आपको भी ऑनलाइन मिलेंगे नोट्स, धीरे धीरे महीने 15 दिन में आपके पास नोट्स आएंगे।
एकदम अपडेट हो गए ये नोट्स। कुछ चेंजेस होंगे तो वो भी मुझे उसमें मेंशन करने पड़ेंगे ना, और वो सब शॉर्ट्स में आपको मिल ही जाएंगे जो भी चेंजेस आएंगे। इनके भी शॉर्ट्स भी मिलेंगे, वीडियोस आपको रेगुलर मिल रही है, पूरी वीडियो मिल रही है आपको, सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी आपको इसकी, है ना। और इस पे पीडीएफ का लिंक भी बहुत जल्दी वीडियोस में डलने लगेगा इन नोट्स की, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। वैसे व्हाट्सएप पे आ ही रहे हैं आपके, टेलीग्राम पे भी शेयर करेंगे हम इसको पीडीएफ बना के। सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करेंगे। गुरुवर कुटीर इंस्टीट्यूट का इंस्टाग्राम चैनल है, काइंडली फॉलो ही कर देना इंस्टाग्राम पे, काइंडली फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। और गुरुवर कुटीर के नाम से, गुरुवर कुटीर इंस्टीट्यूट के नाम से रिसेंटली फेसबुक बनाया है मैंने नया, पुराने वाले में कुछ गड़बड़ थी, ग्लिचेस थे, तो आप उसको भी जा करके सब लोग सब्सक्राइब करें। उसमें क्या करते हैं, एक्सेप्ट करें, उसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करें और उसमें भी आप कनेक्ट हो, क्योंकि मैं कोई ना कोई एक्टिविटी इन सब में कंटिन्यूअस रखूंगा। टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें, गुरुवर कुटीर इंस्टीट्यूट, सब कुछ गुरुवर कुटीर इंस्टीट्यूट के नाम से ही है। टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर तो आप है ही हैं, और साथ ही साथ आप इंस्टा पे, सब जगह, ट्विटर पे भी आज हम बना लेंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ों पे आप रहेंगे। और वाईटी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वहाँ पर मैं कम्युनिटी में आपके लिए पोल डालता हूँ बार बार। जैसे आज क्या हुआ है, 2 स्पेशल चीज़ें हुई हैं आज ऑस्कर मिला है ना इंडिया को, मालूम है ना। आज इंडिया को 2023 में केवल 2 ही चीज़ों के लिए ऑस्कर मिला है। एक डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट के ऊपर, जो एलिफेंट द विस्पर्स करके जो डॉक्यूमेंट्री है उसके लिए मिला है, और दूसरा आज ही मिला है रिसेंटली, और दूसरा जो इंडिया का जो सॉन्ग है हमारा इंडियन सॉन्ग RRR का नाटो उसके लिए मिला है ऑस्कर। तो अभी इससे रिलेटेड भी मैं पोल डालने वाला हूँ, तो आप उस पर आंसर कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है तो हमें क्या रूल्स फॉलो करने हैं, ये भी हमको देखना होगा। बस जल्दी से 2-3 लाइनें और रह गई हैं, वो मैं पढ़ा देता हूँ, फोटो कल मिल जाएगी इसकी। देखिए एक और क्लॉज है इसके अंदर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तब क्या करना है, वेदर द फर्म विल कंटिन्यू और डिसॉल्व। फर्म को अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो डेथ होने के बाद हम फर्म को कंटिन्यू करेंगे या डिसॉल्व। अब जैसे मैंने बोला ना 4 गंसू हैं, अब उनमें से एक ऐसा है कि अगर इसकी हैप्पी बर्थडे हो गई तो फर्म खत्म, तो वो सब मेंशन करना पड़ेगा कि भैया तू गया तो हम सब भी चल देंगे, और तू गया तो कोई टेंशन ना है, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, ठीक है। इसके बाद आगे बैंक अकाउंट ऑपरेशन, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। बैंक अकाउंट ऑपरेशन, वेदर द अकाउंट इन द बैंक विल बी ओपन्ड इन फर्म्स नेम और इन सम पार्टनर नेम। मतलब हमारी फर्म का जो बैंक अकाउंट ओपन किया जाएगा वो किसी फर्म, मतलब वो फर्म के नाम से किया जाएगा या कुछ पार्टनरों के नाम से किया जाएगा, ये भी देखना है। जैसे हमने कि राजेश के नाम से फर्म में वो करेंगे। लाइक हु विल हैव द राइट टू साइन द चेक्स। अथॉरिटी चेक पर साइन करने की सारे पार्टनरों की होगी या किसी एक पार्टनर को हम वो करेंगे, ऑथराइज करेंगे कि भाई साइन तो तेरे ही होंगे हमारी चेकबुक पे, या 2 पार्टनर दे दिए कि तू नहीं होगा तो तेरी एब्सेंस में ये कर देगा, या सभी को हमने इस लायक समझा हुआ है। क्योंकि चेक पर साइन की अथॉरिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसी पार्टनर ने गबन कर लिया, पैसे लेके निकाल के भाग गया, तो अब उसकी अगर उसको भी हमने बैंक में ऑथराइज कर रखा है तो वो बड़े आराम से करोड़ों रुपए हमारे खाते में तो निकाल के भाग सकता है। तो ये सब पहले बैठ के तय करने वाली चीज़ें होती हैं, और इसका कोई लॉ नहीं है, ये म्यूचुअल कंसेंट पे डिपेंड करता है। चारों का एक दूसरे पे कितना विश्वास है, कितना एक दूसरे से इंडिविजुअली जानते हैं, वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। आगे यूज ऑफ द डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मरे, दिस सेगमेंट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम CBSE, बट फिर भी समझ लो एक केस होता है गार्नर वर्सेस मरे। एक्चुअली ये एक डिस्प्यूट था, इंग्लैंड की फर्म थी, तो उसमें पार्टनर्स के नाम थे, एक गार्नर था, एक मरे था, एक विल्किंस था, तीनों लड़ मरे थे 1903 में या 6 में ऐसा कुछ था, तो लड़ मरे आपस में। तो लड़ने मरने के बाद फिर इनकी लड़ाई कोर्ट तक पहुंची, तो वहां से फिर जो जजमेंट पास हुआ तो तब से ये एक केस बन गया। तो जब भी पार्टनरशिप में डिस्प्यूट होते हैं उस तरह के, तो इस केस के रेफरेंस से शॉर्ट आउट किए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं गार्नर वर्सेस मरे, ठीक है। तो उसका यूज करना है अपनी फर्म में या नहीं, ये भी हमें पहले से डिसाइड करके रखना पड़ेगा। वेदर डिसीजन इन द केस ऑफ गार्नर वर्सेस मरे इज टू अप्लाई इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी और वन और मोर पार्टनर, मतलब हमें लेना है या नहीं। अगर एक, एक्चुअली दिस रूल इज एप्लीकेबल इन द सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ वन और मोर पार्टनर। अगर कोई एक या एक से ज्यादा पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं उस समय हमें इस केस को अप्लाई करना होता है, गार्नर वर्सेस मरे को, ठीक है। तो हमें करना है या नहीं, क्योंकि देखो इन द एब्सेंस ऑफ गार्नर वर्सेस मरे द फर्म अडॉप्ट इंडियन पार्टनरशिप प्रैक्टिस, मतलब जो इंडियन प्रैक्टिस के जो रूल्स हैं
वो फॉलो होते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के जो रूल्स हैं वो फॉलो होते हैं। तो अगर आपने गार्नर वर्सेस मरे फॉलो नहीं किया होगा तो इंसॉल्वेंसी के केस में वाले रूल लग जाएंगे। जनरली जो हमारे रूल होंगे, जो पार्टनरशिप एक्ट के रूल हैं, इंडियन प्रैक्टिसेस बोलते हैं उसको, है ना। और नहीं तो अगर आपने किया है गार्नर वर्सेस मरे तो उसमें जो है रूल्स वो फॉलो होंगे। तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा अपनी डीड में कि अगर इंसॉल्वेंसी वाला टर्म आएगा, कंडीशन आएगी, तो वहां हमें फॉलो क्या करना होगा, इसे करना है फॉलो या नहीं। क्लियर है? आगे सेटलमेंट ऑफ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। इन केस ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, हाउ डिस्प्यूट विल बी सॉल्व। लड़ मरे तो कैसे सॉल्व करेंगे? वेदर आर्बिट्रेटर विल बी अपॉइंटेड। आर्बिट्रेटर कौन होता है ना, तो वेदर आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आर्बिट्रेटर कौन होता है, तो आर्बिट्रेटर वो होता है जो डिस्प्यूट में डिसीजन देता है। जब दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में डिस्प्यूट होता है तो उनके विवाद को सुलझाने में जो हेल्प करता है, जिसकी बात मानी जाती है, उसे बोलते हैं आर्बिट्रेटर। तो वेदर आर्बिट्रेटर विल बी अपॉइंटेड, क्या हमें आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना होगा या नहीं, ये सब पहले से ही हमें तय करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइज आज की हमारी जो लेक्चर थी, हमारा जो लेक्चर था वो यहीं तक था। ठीक है, घर जाइए वीडियो को, अभी आप शाम तक अपलोड हो जाएगी, घर जाइए वीडियो को देखिए अच्छे से, दोबारा सुनिए पूरी वीडियो, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।